नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाती हूं देश के बड़े इश्यूज। अभी आपने हाल में देखा था किस तरीके से जो इंटरनेट योद्धा हैं, जिन्हें आप ट्रोल आर्मी कहते हैं, वो इस तरह से ट्रोलिंग करते हैं कि न सिर्फ कॉरपोरेट्स बल्कि खेल जगत के लोग भी अब उनसे अछूते नहीं हैं। इनफैक्ट समाज का कोई भी तबका इस ट्रोल आर्मी से छूटा हुआ नहीं है। विराट कोहली की जो छोटी सी 10 महीने की बेटी है, उसको इस ट्रोल आर्मी ने धमकी दिया है कि वो उसका बलात्कार कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद शामी के साथ सहानुभूति जताई। उसके बाद आपको अगर याद हो तो पिछले हफ्ते जो भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो उसमें विराट कोहली ने गले लगाया था पाकिस्तान के कैप्टन को। उसके बाद जमकर उनकी ट्रोलिंग हुई। उधर जितनी भी कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी जो फैशन ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने विज्ञापन विड्रॉ कर लिए हैं, पीछे हट गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको धमकियां मिल रही हैं ट्रोल आर्मी से। और इसमें शामिल हो गया है राजनीतिक तबका भी। कैसे ये समाज आगे बढ़ेगा और इस ट्रोल आर्मी से कैसे निपटा जाएगा, इतना जहर जो समाज में घोल रही है। इस सारी बातों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान मौजूद है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही जाने माने लेखक है, कमेंटेटर है, पॉलिटिकल राइटर भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वानंद। बहुत शुक्रिया नीलू, शुक्रिया जी। सर, जो मेरा पहला सवाल है कि कल जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि विराट कोहली की जो छोटी सी बेटी है, उसको धमकी मिल रही है ट्रोल आर्मी से कि वो उसका बलात्कार कर देंगे। एक बहुत ही अ, विकृत मानसिकता जो इस ट्रोल आर्मी की दिखती है। क्या कहेंगे इस ट्रोल आर्मी के बारे में? क्या यही ट्रोल आर्मी अब इस समाज को चला रहा है? जो लोग इंटरनेट पर सक्रिय हैं और जो उसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ट्विटर की टेक्नोलॉजी को, इंस्टाग्राम की टेक्नोलॉजी को, और अ, उस लगातार उस पर नज़र रखते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इस तरह के जो नफरत फैलाने वाले संदेश हैं, जो उसके पहले भी प्रसारित किए गए हैं और जिनमें देखा गया कि लाखों लोग, लाखों ट्वीट हो रहे हैं या हजारों हजार ट्वीट हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ ट्वीट का विश्लेषण करके यह बतलाया गया कि दरअसल इनकी संख्या बहुत कम है। यानी वास्तविक तौर पर जो ट्वीट हो रहा है उनकी संख्या या तो सैकड़ों में है या कुछ हजारों में है, जो वास्तविक हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको एम्पलीफाई किया जाता है और उनको व्यापक तौर पर प्रसारित किया जाता है। अब इससे जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि जो व्यापक आबादी है, वह व्यापक आबादी स्वतः स्फूर्त ढंग से घृणात्मक वक्तव्य नहीं दे रही है। जैसे आपको अगर ये विराट कोहली के खिलाफ और विराट कोहली की बेटी के खिलाफ ये जो विकृत प्रचार हो रहा है, संभव है कि इसका पूरा विश्लेषण करके, सारे ट्वीट्स का विश्लेषण करके ये पता चले कि कुल जमा कुछ सैकड़े हैं, लेकिन फिर ये लाखों में तब्दील हो जाते हैं। तो एक प्रयास किया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष में, वह है जिसको मैं कहता हूं कि घृणा और हिंसा की सुई लगातार लोगों को दी जा रही है, उसका इंजेक्शन लगातार दिया जा रहा है, वह भरा जा रहा है लोगों के दिमाग में। और वो भरा जा रहा है इस तरह से कि आपको यह लगने लगे कि ये बहुत व्यापक है, और चूंकि बहुत व्यापक है तो आप भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि लोकप्रिय सहमति इसको मिली हुई है और आप भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो घृणा और हिंसा का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस बात को एक दो मिनट लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ समय पहले तक ऐसी बेवकूफ़ी करता रहा हूं और अभी भी मित्रों के कारण होती है कि मैं टेलीविजन की चर्चाओं में चला जाता हूं। टेलीविजन की चर्चाओं का पूरा स्वभाव आप जानती हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष के टीवी चैनलों ने यह तय कर लिया है कि वे 6, 7, 8 लोगों को बुलाएंगे और किसी मसले को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसमें वो एक तरह से मुर्गा लड़ाने की कोशिश करेंगे।
जिसको वो कहते हैं वाद विवाद, और उसमें भी दिखलाई ये पड़ता है कि 4 या 5 लोग बुलाए जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, आदि 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 से, और 1-2 को बुलाया जाता है जिनको कहा जाता है कि यह दूसरे मत के लोग हैं। वैसी चर्चाओं में मैंने यह पाया कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, वे जैसे ही कैमरा ऑन होता है अचानक आक्रामक हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, उनका चेहरा विकृत हो जाता है और उनकी जुबान से जहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है वो वापस स्वाभाविक हो जाते हैं। और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, ये मैंने कई बार देखा चर्चाओं में, और मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। इसका मतलब ये कि वे घृणा का नाटक कर रहे हैं। मुझसे एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने, जो उस वक्त नए थे और उभरते हुए थे और अब उसके सबसे प्रमुख प्रवक्ता हो गए हैं, यानी उनको इसके योग्य माना जाता है कि वे सबसे अधिक अच्छे ढंग से घृणा का प्रचार कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने एक बार जब कैमरा ऑफ हुआ तो मुझसे यह कहा कि मैं रात को जाता हूं तो ब्लड प्रेशर की दवा खाता हूं, और मुझे उनसे काफी सहानुभूति हुई। मैंने कहा कि यह जो आप 4 घंटे तक टेलीविजन पर घृणा उगलने का नाटक करते हैं, इससे आपके शारीरिक तंत्र पर जो प्रभाव पड़ता है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? जाहिर है कि ये वे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये उनकी राजनीति का अंग है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह घृणा टेलीविजन के जरिए और इंटरनेट के जरिए, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए समाज में इंजेक्ट की जा रही है, उसकी सुई दी जा रही है और उसकी आदत लोगों को डाली जा रही है। भ्रम होता है कि एक बड़ा पर्यावरण बन रहा है, लेकिन ये पर्यावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर, ये जो ट्रोल आर्मी है, इसको लोग कहते हैं कि ये फेसलेस है, इसका कोई चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतनी समाज में जहर घोल रहा है, और इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है, उसमें राजनीति के लोग हैं, उसमें खुद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि समाज का ये एक इतना अहम एक व्हीकल बन गया है जिससे कि हिंसा और घृणा की जो सुई है, जैसा आपने कहा, कि वो लगाई जा रही है। तो इस पर रोक कैसे लगेगी और इससे लोग बचेंगे कैसे कि वो टेम्प्ट ना हो? क्योंकि टेम्पटेशन होती है, अगर आप थोड़ी देर सोशल मीडिया पर ना जाएं तो इंसान को टेम्पटेशन होने लगती है कि चलो हम देख ले क्या हो रहा है कम से कम। और अगर कोई भी ऐसा ज्वलंत मुद्दा होता है, सो हाउ डू यू रेजिस्ट योरसेल्फ? नहीं, कुछ लोग तो अपने आप को बचाते हैं कि वे सोशल मीडिया से ही खुद को दूर रखते हैं, लेकिन यह तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे एक समय अखबार पढ़ना समाज की आदत थी, अब हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हम एक ऐसे दौर में हैं जब व्हाट्सएप देखना या ट्विटर देखना या फेसबुक देखना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। आप छोटे छोटे शहरों में चले जाएं, आपको लोग दिखलाई पड़ जाएंगे अपने मोबाइल पे नजर गड़ाए हुए। तो आप इससे तो अब इनकार नहीं कर सकते कि यह स्वभाव हो गया है, और ये कोई डी एडिक्शन प्रोग्राम आप इसका चला नहीं सकते। इस नशे से दूर रखने के लिए कोई प्रयास आप कर नहीं सकते। फिर इसमें लगातार और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एक राजनीति है जो इस समय समाज का प्रमुख राजनीतिक स्वर हो गया है, और वह शासन कर रही है समाज पर। और ये एक पुरानी उक्ति है, कार्ल मार्क्स की है, कि जो शासक विचारधारा होती है वह जनता की विचारधारा बन जाती है। और इसको औरतें बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि जैसे पितृसत्तात्मक विचारधारा शासक विचारधारा है, लेकिन औरतें भी उसका शिकार होती हैं, जिसको बहुत लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि औरत ही औरत का दुश्मन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पितृसत्तात्मक विचारधारा को मानने लगती है। तो यह जब शासक विचारधारा फैलने लगे तो जनता उसको स्वीकार करने लगती है। अब हम अभी इंटरनेट की बात कर रहे हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री एक जगह खड़ा होकर भाषण दे जो टेलीविजन पर चारों तरफ प्रसारित हो, उसी समय ट्वीट भी हो जिसमें वह यह कहे कि हिंदुओं का पलायन खैराना से हो रहा था और अब हम नहीं होने देंगे, जो कि सरासर झूठ है। और यह साबित हो चुका है कि वह झूठ है, हिंदुओं का पलायन नहीं हो रहा था। लेकिन यदि यह प्रधानमंत्री कहे और उसके बाद यदि गृह मंत्री कहे
कि मैं आ रहा था और मेरा काफिला हाईवे पर रुक गया क्योंकि मुझे पता चला जुमे की नमाज हो रही है, शुक्रवार की नमाज हो रही है। यह भी सरासर झूठ है, कोई हाईवे पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन यह एक घृणा की सुई है जो दी गई। अब उसके बाद आपने यह देखा कि गुड़गांव के प्रशासन ने खुले में नमाज की इजाजत वापस ले ली, और अब वहां अगले शुक्रवार को 5,000 10,000 लोग ढोल नगाड़े के साथ पूजा का आयोजन करने वाले हैं नमाज का जवाब देने के लिए। तो मैं सिर्फ यह बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह घृणा को स्वीकृति मिलती है जब उसे महाजन, जिनको हम महाजन कहते हैं, महाजन जिस रास्ते जाते हैं उस रास्ते लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो महाजन कौन है? प्रधानमंत्री महाजन है, गृह मंत्री महाजन है, देश के बड़े उद्योगपति महाजन हैं। लेकिन अब आप देखती हैं वो रास्ता दिखाते हैं, जैसे वो एक घृणा का वक्तव्य देंगे, या इस देश के कुछ उद्योगपति भी उसमें शामिल हैं। मैं ये देखता हूं कि कुछ समाचार समूहों के मालिक भी उसमें शामिल हैं। वे इस तरह का एक ट्वीट कर देते हैं तो उससे यह लगने लगता है कि यह सम्माननीय है, यह किया जाना चाहिए, यही तरीका है, यही चलन है। अब इसके विरुद्ध हम एक समझदारी का पर्यावरण कैसे बनाएंगे, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो इंटरनेट का पूरा स्वभाव है, या मैंने देखा है कि वह एक घृणा से दूसरी घृणा को जन्म देता है। यानी आप एक घृणा का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आपकी पूरी भाषा वैसे ही ढल जाती है। मसलन मैंने बहुत लोगों को देखा है ये लिखते हुए कि अब देखिए कौवे इकट्ठा होने लगे, या अब देखिए गिद्ध इकट्ठा होने लगे। यह भाषा फिर घृणा की उसी भाषा को मजबूत कर रही है ना, कि अब सियार। जी, हाँ जी, बट प्रोफेसर अपूर्वानंद, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब लोग तो अपने तरफ से अटेम्प्ट कर रहे हैं किस तरीके की नफरत और हिंसा समाज में घोली जाए, दूसरी तरफ है आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब अभी हाल में देखिए फेसबुक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये पता चला कि फेसबुक को पता है कि इस तरीके की घृणा और हिंसा समाज में किस तरीके से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैला रहा है, लेकिन अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की वजह से, अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से शायद वो एक्शन नहीं लेते। ये पिछले साल भी हमने देखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट आई थी, अभी इस साल भी ये चीजें उजागर हुई हैं कि जो उनके पास जो कंटेनमेंट मेजर्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे में इसका जो तोड़ है, इसका जो काट है, वो क्या है? अगर आपको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स भी इस चीज को एनेबल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कहते हैं कि नहीं हम देखिए हिंसा हम नहीं फैलाते, हम अगर ऐसा होता है तो हम उसको रोकते हैं, हम उसके खिलाफ कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे फेसबुक की इस रिपोर्ट से हमें पता चला, और इसकी अब कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, और अभी और भी बातें हमें पता चलेंगी। तो सिर्फ यह नहीं है कि वे नहीं रोकते हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से इसको और बढ़ाते हैं। हम और आप जानते हैं कि ये सारा खेल एल्गोरिदम का है, कि आप इस तरह का गणित बनाएं इंटरनेट का कि एक खास तरह का संदेश ऊपर जाए, लोगों को बार बार दिखलाई पड़े। तो सिर्फ यह नहीं है कि रोका नहीं जाता है, बल्कि उसको एम्पलीफाई किया जाता है और बढ़ाया जाता है, उसका प्रसार किया जाता है। तो फेसबुक सिर्फ यह नहीं करता है कि उसको घटाता है, बल्कि वह उसको बढ़ाता है। और यही बात ट्विटर के साथ कही जा सकती है। ट्विटर पे अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे संदेशों को और ऐसे हैंडल्स को तो वो बंद कर देते हैं जो घृणा के खिलाफ बात कर रहे हैं, या जो आपको सूचना दे रहे हैं कि कहाँ हिंसा हो रही है, लेकिन वे वैसे सारे हैंडल्स को खुलेआम छोड़ देते हैं जो घृणा का प्रसार कर रहे हैं। अब ट्विटर या फेसबुक को अमेरिका की जो संसद है, सेनेट है, और वहां के लोग हैं, वे तो बुला सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। भारत में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और चूंकि भारत की पूरी संसद अभी उन्हीं के कब्जे में है, तो जाहिर है उनको इससे परेशानी भी नहीं है। तो फेसबुक ने, ट्विटर ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का हैंडल बंद कर दिया। हालांकि लोगों ने कहा कि वो तब किया जब डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी हो गए, उसके पहले नहीं किया था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति भवन पे जो चढ़ाई की डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने, हिंसक चढ़ाई की, उसके पीछे भी माना गया था कि ट्विटर फेसबुक का काफी योगदान है, और इस पर वहां की सेनेट काफी सख्त रुख ले रही है।
तो वे वहां तो इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में, और यह बात परंजय गुहा ठाकुरता की किताब से और दूसरे अध्ययनों से भी स्पष्ट हो गई है कि फेसबुक का सीधा रिश्ता शासक दल भारतीय जनता पार्टी से है। तो वह उसकी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, और यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यह स्वाभाविक है। हमें यह पता नहीं है कि हम वो ऐसा एल्गोरिदम बना रहा है, जैसे हमें खुद पता है कि अगर हमने एक चीज की खोज की, उसके बाद जब हम फेसबुक खोलते हैं तो वही चीज बार बार हमारे सामने दिखलाई पड़ती है। अगर आपने एक तरह का टूथपेस्ट एक बार खोजा या कुछ और खोजा, तो उसकी आदत वो आपको डालने की कोशिश करते हैं। ये काफी खतरनाक है। अभी हमने सुना कि दिल्ली विधानसभा ने फेसबुक को समन किया है। इस तरह की कार्रवाई और विधानसभाओं को करनी पड़ेगी, क्योंकि हम संसद से उम्मीद नहीं करते हैं। संसद में ऐसी समितियां हैं, अगर उसमें विपक्ष के लोग हैं तो उनको ऐसा करना पड़ेगा, वरना कम से कम विपक्षी दलों की सरकारें जहां हैं, जैसे उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में, दिल्ली में, ऐसी जगहों पर उनको बुला के पाबंद करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन प्रोफेसर, इतनी पावरफुल ये कंपनीज हैं कि अगर विधानसभा की जो असेंबलीज हैं उनके लोग उनको बुलाते हैं, या विधानसभा सरकारें इनके लोगों को बुलाती हैं, ये पता नहीं अपीयर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन सबसे जो खतरनाक चीज जो आपने भी कही कि एल्गोरिथम का शिकार हो रहे ये आम आदमी तो है ही। इनको ये नहीं पता कि इनके हाथ में क्या चीज ऐसी है और आगे का समाज किस तरीके से बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है। वो जो जॉर्ज ऑर्वेल की नॉवल थी 1984, उसमें किस तरीके के लोगों के बारे में बोला गया है कि जहां पर आप फ्री स्पीच को प्रेस कर देते हैं, हर चीज दबा दी जाती है, लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। तो ऐसे में लोग सवाल तो कर नहीं सकते हैं। और ऊपर से जो शासक है, अब मैं उस पर आती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के बारे में काफी बात अभी कर ली है, कि अभी हाल में आपने देखा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके कॉन्डक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश झा अपनी वेब सीरीज आश्रम 3 शूट कर रहे हैं, और क्योंकि उनको उस टाइटल से प्रॉब्लम है, इसलिए वो जाकर प्रकाश झा को मारते हैं, उनके क्रू को पीटते हैं और वैंडलाइज कर देते हैं। अब इसे क्या कहेंगे? देखिए, उसके बाद जो रिपोर्टें मैंने पढ़ी वो बहुत दिलचस्प थी। वो प्रकाश झा ने कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अगर ये रिपोर्ट सही है, ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। नहीं उसके बाद उनको पुलिस की सुरक्षा मिली और उन्होंने शूटिंग पूरी की। यह मुझे पता चला। उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने, जब महामारी का दौर था, तो मुंबई के जो वेब सीरीज शूट करने वाले लोग थे उनको खासकर बुलाया, न्योता दिया कि आप आइए और हमारे यहाँ शूटिंग कीजिए। तो मध्य प्रदेश एक आकर्षक जगह बन गई जहां लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत एक दिलचस्प समझौता है। वो समझौता ये है कि एक तरफ नरोत्तम मिश्रा इस तरह के घृणात्मक बयान देंगे, एक हमला होगा और उसकी पूरे देश में एक प्रतिक्रिया होगी, यानी पूरे देश में एक घृणा का दिमाग तैयार होगा। लेकिन उसके बाद प्रकाश झा न तो पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे और न सरकार उनको कहेगी कि अब आप चले जाइए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें काफी चालाकी है। और यह चीज हिंदुओं को समझने की जरूरत पड़ेगी। मैं स्पष्ट रूप से हिंदू कह रहा हूं, क्योंकि यह चालाकी है जो की जा रही है हिंदुओं के साथ। हिंदुओं को आदत डलवाया जा रही है हिंसा और घृणा की, और जो सरकार यह कर रही है वो दूसरी तरफ से भी फायदा उठा रही है। तो और जो कॉर्पोरेट जगत ये कर रहा है वो दूसरी तरफ से भी फायदा उठा रहा है। तो जैसे डाबर को ले लें, जिसने नरोत्तम मिश्रा के कहने पर लोग उन्हीं की धमकी के बाद डाबर हो या सव्यसाची मुखर्जी, सव्यसाची का जो ये था विज्ञापन था, वो वापस ले लिया गया। तो अब जो विज्ञापन जगत के कुछ विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं इसमें दोनों को फायदा हुआ। नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को काफी लाभ हुआ, और इन्होंने विज्ञापन जारी करके फौरन वापस ले लिया। इन्होंने एक बार प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये ताकतवर लोग हैं, ये ऐसे नहीं हैं कि
कानून के पास नहीं जा सकते हैं, अदालत में नहीं जा सकते हैं, ये एक मुकदमा भी दायर ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन डाबर ने भी ये नहीं किया, ना सव्यसाची ने किया, उन्होंने खामोशी से उसको वापस दे दिया। तो जो विज्ञापन जगत के विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि इससे उनको फायदा हुआ क्योंकि उनका तो प्रचार हो गया और उनको सहानुभूति भी मिल गई, लेकिन उन्होंने इस घृणा के खिलाफ कुछ नहीं किया, खुद को शिकार दिखलाया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत फायदा हुआ। तो यह एक तरह का गठजोड़ है जिसको हम देख रहे हैं। आपने नरोत्तम मिश्रा का उदाहरण लिया, मैंने तो भारत के गृह मंत्री की बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल कहा कि अब तक कब्रिस्तानों को की दीवार लगाई जाती थी, अब देखिए हम दिए जला रहे हैं, अब हम मंदिरों पर काम कर रहे हैं। तो यह बहुत स्पष्ट रूप से अब जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, जो सरकारों के मुखिया हैं, वे कह रहे हैं कि यह स्वीकार्य है, हम ये करेंगे, और इसमें उद्योग जगत किसी भी तरह कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा है। ऐसे एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन किधर जाता हुआ देखते हैं, जो राजनीति है वो तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है, लेकिन प्रोफेसर मुझे चिंता ये है कि जो अभी के जो बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन के जो छोटे बच्चे हैं और जिनके हाथ में आज टैबलेट पकड़ा दिया गया है, जिनके हाथ में आज मोबाइल फोन्स दे दिए गए हैं 5G टेक्नोलॉजी के साथ, वो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या वो इसी घृणा और इसी हिंसा के दौर में ही पनपेंगे, बड़े होंगे, या आप कोई वाकई में किसी बदलाव की ओर देख रहे हैं कि चीजें हो सकता है कि ठीक हो जाए? तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता जब तक इस देश की सत्ता से इस राजनीति को बेदखल नहीं किया जाए, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप जब बेदखल कर देंगे तो घृणा का यह माहौल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के अलावा एक बहुत बड़ा तंत्र है जो इस घृणा का निर्माण कर रहा है। नहीं, लेकिन जिस समाज को ऐसी घृणा और हिंसा की आदत लग गई है, तो क्या गारंटी है कि अगर सत्ता पलटती है और जो सत्ता आएगी वो उसी घृणा और जो हिंसा का जो प्रोपेगेंडा है उसका इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि अब उसे भी आदत लग चुकी है। नहीं, हम ये उम्मीद करेंगे कि जो सत्ता आएगी वो घृणा के खिलाफ की सत्ता होगी, वो घृणा का इस्तेमाल करने वाली नहीं होगी, वो आम आदमी पार्टी की तरह की अवसरवादी राजनीति करने वाली नहीं होगी कि एक राम मंदिर, राम के नाम पर एक मंदिर जो एक मस्जिद की जगह छीन कर बनाया जा रहा है, उसको गौरवान्वित करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। यहाँ उसकी एक अनुकृति बनाकर, एक उसकी अनुकृति बनाकर, तो ऐसी अवसरवादी दल नहीं आएंगे, यह हमें उम्मीद करनी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनमें साहस होगा, जैसा पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से हमारे अनेक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में कम से कम यह साहस है कि वह यह नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाया गया, तृणमूल कांग्रेस की नेता ने कहा कि यह दरअसल घृणा का नारा है, यह राम का जय घोष नहीं है। तो आप में यह साहस होगा कि आप कह पाएंगे कि क्या घृणा है और क्या घृणा नहीं है। एक तो यह बहुत जरूरी होगा, लेकिन दूसरी चीज जो मैंने कहा कि इंटरनेट के अलावा एक बड़ा तंत्र है सरस्वती शिशु मंदिरों का, एकल विद्यालयों का, रोज चलने वाले शाखाओं का, जिनमें धीरे 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 जहर मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ भरा जाता है, वहां से दिमाग निकलते हैं। दूसरे हमारा, अगर आप इंटरनेट को छोड़ भी दें तो और हिंदी के अखबारों को ही देख लें, उनसे जिस तरह की सूचनाएं लोगों को मिलती हैं वो एक दूसरा माध्यम है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, आपने भी देखा होगा, जिसमें एक स्कूल या शायद इंटर कॉलेज के लड़के लड़कियां रिपोर्टर को बतला रहे हैं कि कश्मीर में लोग बहुत बढ़िया चावल खाते थे, और कश्मीर में इनकम टैक्स नहीं दिया जाता था। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सीधे घृणा है, लेकिन यह कि कश्मीर के लोग हमारे टैक्स के पैसे पर मजे करते थे और 370 हटाकर हमने उनको ठिकाने लगा दिया है। यह बात अगर 17-18 साल के छात्र कर रहे हैं, जो कि निराधार है, यानी कश्मीर में बेहतर किस्म का चावल भेजा जाता था,
₹2 किलो, यह प्रचार तो मैं 40 साल से सुन रहा हूं। लेकिन यह अगर हमारे 18-19 साल के छात्र छात्रा इसको मानते हैं तो यह उन स्कूलों और कॉलेजों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और फिर अभी इस जी वजह से हमारे लिए काम बहुत मुश्किल हो गया है, आप जैसे लोगों के लिए जो एक इस तरह के माध्यम का इस्तेमाल करती हैं, कि आप घृणा की आंधी के खिलाफ या घृणा के सुनामी के खिलाफ आप पांव रोकने की कोशिश कर रही हैं, आप बतलाने की कोशिश कर रही हैं, यह गलत है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है नीलू। हम जानते हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ हैं। जैसा मैंने कहा कि यह अगर हो भी जाए, अगर ऐसी सरकार आ जाए, ऐसी संसद आ जाए जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के मालिकों को हाजिर करे और कहे कि आपको इस पर रोक लगानी पड़ेगी, जैसे अमेरिका में हो रहा है, दूसरी जगहों पे हो रहा है, अगर ऐसा हो भी जाए तो हिंदी का प्रिंट मीडिया जिसने तय करके घृणा फैलाना शुरू किया, और आज से नहीं 30 साल पहले से, आप अगर राम जन्मभूमि अभियान के समय के अखबारों को उठा दें या गुजराती के संदेश और गुजरात समाचार वगैरह को उठा के देख लें, जिन्होंने झूठी खबरें छापी, तो एक बहुत बड़ा प्रयास, और मैं फिर कह रहा हूं, यह हिंदुओं को करना पड़ेगा। यह उनके बच्चों में, उनके परिवारों में जहर डाला जा रहा है और उससे वो विकृत बन रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो हिंदुओं की छवि बन रही है वो ये कि वो हीन भाव से ग्रस्त और घृणा में बुझे हुए, नफरत में बुझे हुए लोग हैं, जो दूसरे लोगों से तो सद्भाव चाहते हैं, जैसे वो अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, तो उनके लिए तो वहां सद्भाव होना चाहिए, लेकिन वो खुद अंदर ही अंदर घृणा से भरे हुए हैं लोगों के खिलाफ। यह चीज चल नहीं सकती है। यह बात हिंदुओं को समझनी पड़ेगी। उनके बच्चे जाएंगे अमेरिका पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कई जगह जाएंगे, दुनिया ऐसी ही बन रही है। या नहीं भी जाएंगे तो अब ऐसी नौकरियां करेंगे जिनमें उनका संपर्क होगा, और उनसे बाहर के लोग पूछेंगे कि क्या आप ऐसे ही घृणा करने वाले व्यक्ति हैं। तो खुद वो अपनी शक्ल आईने में देखें और सोचने की कोशिश करें। यह तो करना पड़ेगा कभी ना कभी। बहुत सही आपने आईना दिखाने की कोशिश किया है प्रोफेसर पूर्वानंद, और वाकई में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और जैसा आपने कहा कि हम उम्मीद ये करते हैं कि कोई ऐसी अवसरवादी सरकार ना आए, लेकिन राजनीति में अवसरवाद ना हो, ये भी एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और लेकिन इस नेगेटिव नोट पर इस इंटरव्यू को खत्म नहीं करना चाहती हूँ। आज दिवाली नहीं, का मैं दिन है। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, प्लीज प्लीज। कि हाँ। देखिए बांग्लादेश मुसलमान बहुल है। हम्म। और बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, वहाँ की जमात इस्लामी, वहाँ का संगठन हिफाजत, ये बहुत ताकतवर संगठन है और ये तथाकथित इस्लामवादी संगठन है। हिंदू विरोधी हिंसा इन्होंने फैलाई। अब अवामी लीग की शेख हसीना के लिए या पूरी अवामी लीग के लिए जो शासक दल है, ये बहुत आसान होता, क्योंकि उनको भी ज्यादा मुसलमानों के वोट चाहिए। हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं, ईसाई बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, तो अवामी लीग को भी मुसलमान वोट चाहिए। लेकिन अवामी लीग के नेताओं ने, शेख हसीना ने तो हिम्मत करके कहा ना कि यह हम नहीं चलने देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको मुसलमान वोट लेने हैं बांग्लादेश में तो आप हिंदू विरोधी घृणा फैलाएं, यह तो शेख हसीना दिखला रही। उसी तरह भारतवर्ष में यह साहस तो दिखलाना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों को कि हिंदू वोट लेने के लिए हम मुसलमान विरोधी घृणा को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल। और मतलब इस नोट पर मैं थोड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा संकोच के साथ, कि आखिरकार राहुल की हिंसा के बाद ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वहां मुसलमानों पर हिंसा हो रही है, गलत है, और इसको क्रांतिकारी माना गया। इससे आप समझ सकती हैं कि हमारी राजनीति कितना गिर गई। बिल्कुल। कि या मोहम्मद शमी के पक्ष में जब उनका ट्वीट आया या विराट कोहली के पक्ष में ट्वीट आया तो राहुल गांधी पर काफी हमला हुआ, लेकिन माना गया कि ये राहुल गांधी ने बहुत हिम्मत दिखलाई। बिल्कुल। तो मुसलमान विरोधी घृणा के विरुद्ध खड़ा होना अगर हिम्मत है तो ऐसी राजनीति हमें चाहिए। बिल्कुल।
और ऐसी राजनीति ही आज समय की जरूरत है। और आज दिवाली का दिन है। आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और दिवाली आपके लिए शुभ हो। प्रोफेसर पूर्वानंद, आपकी बातें मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं ये इंटरव्यू यहाँ पर खत्म करूं। बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन फिर कभी एक और अवसर ढूंढेंगे जी, आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू सो मच। आपको भी और बहुत मुबारक। जी। थैंक यू। आप सभी दर्शकों को ये इंटरव्यू प्रोफेसर पूर्वानंद के साथ कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।